अ, नमस्ते आप सभी को। अ, हमारा 49th जेरियाट्रिक ओपीडी मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कैंसर जागरूकता से ऐसे रिलेटेड है कि अ, हम में से हम में से सभी लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन होता है। और हम घर और हम दिन में 1 घंटा 2 घंटा जरूर सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। मतलब फेसबुक चला रहे होते हैं या यूट्यूब चला रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये चीजें, ये डिजिटाइजेशन हमारे कैंसर जागरूकता में मदद कर सकती है। एंड कैसे लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता फैला रही है। और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप हमारे कौन से प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो आज मैं हमारे स्पीकर, जो हमारे लीड कम्युनिकेशन मैनेजर है, मिस्टर अंबर श्रीवास्तवा, उनको बुलाना चाहती हूँ बात करने के लिए। पहले थोड़ी देर वो बात कर लेंगे, फिर थोड़ी देर मैं बात कर लूंगी। फिर उसके बाद डॉक्टर भी आएंगे आज हमारे साथ, डॉक्टर अरविंद। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका क्वेश्चन जो है आप लोग चैट बॉक्स में 4:30 बजे तक डाल दीजिए, ताकि डॉक्टर जब आए हम उनसे आपके आंसर्स ले सके। तो अंबर जी, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सुचि। ये ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग बीच में ज़रूर खुद टीम आकर इस बारे में बताए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस है बताना, ये प्रोसेस बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट्स या केयर गिवर या जो भी लोग इसमें हमको वॉलेंटरली जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर ना भी हों, तो खासकर पेशेंट्स को, क्योंकि हम लोग बीच बीच में अपनी डिमांड करते रहते हैं वीडियो की और फ़ोटो की, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं। पहली चीज़ तो थोड़ा समय 2 मिनट लूँगा ये बताने के लिए कि हमने स्टार्ट कैसे किया। हमने जब लंग कनेक्ट स्टार्ट किया अपने तमाम कामों के साथ, आप लोग से थोड़ा अनुरोध है कि अपने म्यूट पे रखिए माइक। ज़रूरी हो तो कुछ बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 सेक मैं म्यूट कर ही देता हूँ। हाँ, तो हमने पहले यही समझा और जाना कि अवेयरनेस, जागरूकता जो है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहली तो वो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, वो जानकारी, सूचना। क्योंकि बहुत टाइम ये देखा गया है कि गलत जानकारी हेल्प करना तो दूर की बात है, वो विपरीत दिशा में ले जाती है ट्रीटमेंट को, या आपके लिए जो सुधार हो सकता है या होता है उसको विपरीत दिशा में ले जाती है। क्योंकि हम भी एक तरीके से देखा जाए तो हेल्पलेस ही हैं कि हम कैसे जाने कि कोई चीज़ सही है या नहीं है। हम कहते हैं कि इंटरनेट पे आप ऐसा गूगल सर्च करके कुछ मत पढ़िए, लेकिन हम बहुत सारी सही चीज़ें भी तो गूगल से ही ढूंढते हैं कि कहीं जाना है, किसी का एड्रेस है, किसी का पता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, तो अब ये कैसे पता चले कि अब ये पता हो कि भाई इसमें से गलत ही मिलना है या 90% गलत मिलना है, तो हम फिर भी अवेयर हो जाएं। लेकिन जब 50-50 वाला मामला है तो और मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें। तो हमने पहले ऐसे ही अपना प्लान किया लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का कि हम पहले अवेयरनेस पे पूरी तरह फोकस करेंगे, पूरी तरीके से हम जो भी ऑथेंटिक अधिकृत जानकारी है जो डॉक्टर्स या एक्सपर्ट से आती है, उसको स्प्रेड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसमें हम बहुत रिग्रेसिवली, बहुत आई डोंट नो क्या वर्ड है रिग्रेसिवली का, कि मतलब बहुत तेज़ी से हमने उस पर काम किया कि हम हर तरीके की जानकारी आपको मुहैया करा सकें, उपलब्ध करा सकें। उसमें बहुत सारे माध्यम थे कि हमने मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम इन जानकारियों को स्प्रेड करते रहे। हम ऑफलाइन भी काम करते रहे कि कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको भी हमने फिर सोशल मीडिया पे और अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वेबसाइट वगैरह से हमने प्रेषित किया। दूसरा उसका चरण ये था जो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि
ज़रूरी था कि एक पेशेंट कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट हैंड जाने जो दूसरा पेशेंट या केयर गिवर दे रहा है। क्योंकि ये हमें ये एक तरीके से बोला जाए कि इमोशन, ये भावनाएं होती हैं, बायोलॉजिकल चीज़ है कि मुश्किल वक्त में उस व्यक्ति की बातें बहुत हमको सुकून देती हैं जो सिमिलर सिचुएशन से जा रहा है। और ये छोटी छोटी बातों में होता है कि अगर मान लीजिए कोई छोटा मर्ज है, खांसी बुखार है, तो अगर कोई हमको ये बोले कि अरे यार मेरे को भी अभी 10 दिन पहले हुआ था, मैंने ये किया, तो वो एक मल्टी लेयर सुकून देता है कि तो हमें ये पता चल जाता है कि उसने ठीक कैसे किया, क्या प्रिकॉशंस लिए। तीसरी और सबसे बड़ी बात कि मैं अकेला नहीं हूँ कि जिसको खांसी हो गई, कुछ माहौल ही ऐसा है, कुछ मौसम ही ऐसा है कि हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें। तो वहाँ पर हमने अवेयरनेस के लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करना शुरू किए। आप लोगों से ही हमने कितने वीडियोस के लिए दरख्वास्त की। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो वजह है कि जिसके लिए हम बार बार अनुरोध करते हैं कि लोग सामने आए, बोले। हम फोर्स नहीं कर सकते और वो बात भी सही नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी हेल्प है, वो सीधे तरीके से कॉज में जुड़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन वो मदद को समझ नहीं पाते कि दरअसल वो हेल्प किस फॉर्म में हो सकती है। श्रीकांत जी थोड़ा म्यूट करिए माइक अपना। हाँ, तो डिस्टर्ब हुआ मैं। हाँ, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी हर छोटे कदम को आप बहुत बड़ा कदम समझें। क्योंकि ऐसा अजीब थोड़ा लगता है कि अरे यार मैं कैसे वीडियो में बोलूँगा, कैसे मैं करूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, वो हमारे काम का एक पड़ाव है कि वो ऐसे नहीं है कि हमको बस सोशल मीडिया पे कुछ डालना है तो हमने वीडियो मांग लिया। नहीं, वो हमारे पूरे प्लानिंग, पूरे प्रोसेस का हिस्सा है कि कैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगों के सामने आना चाहिए। जो भी जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, उन परिस्थितियों का पता दूसरे को अगर हो तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये करना। कितने ही लोगों, जब हम शुरू में थे तो बहुत कम लोग जब थे, तो उनको आप सोचें कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो दूसरे लोगों को देख सकें, मिल सकें, उनसे बात कर सकें। लेकिन अब वो उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत बहुत सारे पेशेंट और केयर गिवर हमारे हैं जो तत्काल प्रभाव से चीज़ों को वो करते हैं, जो भी हम बोलते हैं। वही एक प्रोसेस था लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना, जो एक्चुअली हमको बड़ी प्रोग्राम पे ले गया। आप आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितनी बातें हुई हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आई एम प्रटी श्योर की हुई होंगी सुचिस्मिता, बड़ी प्रोग्राम के लिए, कि वही हमको बड़ी प्रोग्राम पे ले गया कि कैसे हम पर्सनल कनेक्ट कर सकें इस हेल्प के प्रोसेस में। जो पहले हम थोड़ा एक ऐसा पब्लिकली बोलना चाहिए, एक ग्रुप वाइज कर रहे थे कि हमने कुछ बोला और 10 लोगों को उसका फ़ायदा मिला। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हर एक्सपीरियंस, हर मेडिसिन, हर टाइप ज़रूरी नहीं है कि मैच करे दूसरे से। डॉक्टर्स इसीलिए होते हैं कि डॉक्टर्स हर पेशेंट का पर्सनल चेकअप करके फिर जो भी थोड़े बहुत बदलाव उसमें हो सकते हैं या होते हैं वो करते हैं। तो फिर पर्सनल कनेक्शन ज़रूरी था कि हम चूँकि मेडिकल एडवाइस नहीं करते, तो हम कम से कम इमोशनल कनेक्शन जो है उसके लिए हम पर्सनल कनेक्ट हो सकें। तो कहने का मतलब ये है कि सुचिस्मिता है या रतन है, अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं उधर अपने मीटिंग में कि भाई हमको अभी इस महीने के लिए 4 वीडियोस चाहिए कि 4 पेशेंट्स इस मौक़िफ़ पे, इस टॉपिक पे कुछ बोलें। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कम्युनिकेशन में मतलब जो जागरूकता का जो हमारा अभियान एक तरीके से पूरा 3 साल हमने चलाया, और जिसके लिए हमारी पूरी एक टीम है जिसमें मैं हूँ, सुचिस्मिता है, एक और सुचिस्मिता है अब तो उनको हम लोग, उनका नाम है सुचिस्मिता बेरा, तो हम लोग उनको बेरा के नाम से ही बुलाते हैं कि भाई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि किसी को कुछ बोल रहे हैं और कोई कुछ कर रहा है वैसा ना हो।
तो अभी एक पूरा टीम, और ये टीम ही नहीं है सिर्फ जो कम्युनिकेशन में काम कर रही है, जितने लोग कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं वो सारे लोग हमारे ब्रांचेस हैं हमारे चारों तरफ से, कि उन वो हफ्ते भर महीने भर कितने लोगों से इंटरेक्ट किए, मीटिंग में क्या चीज़ें निकल कर आईं, डॉक्टर से क्या बात हुई, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी सेमिनार में गया उसकी क्या फाइंडिंग रही, वो सारी चीज़ें हम वापस आके फिर मीटिंग में डिस्कस करते हैं, उससे कुछ मेकआउट करने का, उससे कुछ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसको हम कम्युनिकेशन पे लाकर अपने प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको इतना रिफ़ाइन करके, इतनी तरीके से उसको हम चेक करके, और फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि वो आप तक जब पहुँचे, आप तक पहुँचे तो उसके कई राउंड ऑफ चेकिंग उसकी हो चुकी हो। पर मोस्टली अगर वो डॉक्टर के तरफ से आ रही है सीधे सीधे, तो फिर वो तो ऑथेंटिक ही है, खुद डॉक्टर बोल रहे हैं अपने वीडियो में, जैसे कि अभी डॉक्टर्स इस मीटिंग में भी आएंगे जो जो भी वो बोलेंगे। लिहाजा सुचिस्मिता बता देना कि अपना टाइम कहाँ तक है, तो मैं जब आप बोलोगे तो मैं फिर 1-1.5 मिनट में रैप अप कर दूंगा चीज़ों को, बिल्कुल। है ना। दूसरा एक चीज़ ये भी होता है हम जागरूकता अभियान में कि दरअसल जागरूकता से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड करते रहें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी कभी कभी अपने आप में मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे चारों ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, 4 ऑथेंटिक चीज़ें भी आपको एक टॉपिक पे मिल गई, तो फिर हमारे अपने लिए एज ए ले पर्सन उसको अपने लिए क्या, मेरे लिए क्या सूटेबल है, वो पता करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक साधारण शब्दों में बताऊं कि हमारा जो जागरूकता अभियान का, जो लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के कम्युनिकेशन का जो बेसिस है, वो ये है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो स्प्रेड करना। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूरी बात नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक नॉलेज के फॉर्म में पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम ये जिम्मेदारी आप पे नहीं डालते कि आप उस 4 इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के फॉर्म में ग्रैब करें, हम पूरी कोशिश अपने एंड पे करते हैं कि वो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होकर आप तक पहुंचे। थोड़े और प्रोग्राम्स वगैरह हैं जो हम करते हैं, मैं चाहूँगा कि सुचिस्मिता उसके बारे में आपको बताएं। सुचिस्मिता, जी। और कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं बीच में, कि हम कोई भी मतलब जागरूकता से रिलेटेड, नॉट द एडवाइस बट हमारा काम किससे संबंधित चीज़ आप पूछ सकते हैं। यस। जी धन्यवाद अंबर जी। जैसे अंबर जी ने बताया, आप सभी को हमारे काम के बारे में, हमारे सोशल मीडिया के बारे में, या कोई चीज जो आपने देखा है पर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, या आपको भी कुछ काम, कुछ वॉलेंटियर करना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे अमर जी ने बताया कि हम लोग और भी कई सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, तो सबसे पहले तो आप जिस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं मैं उसके बारे में ही बताना चाहती। हम लोग महीने में, अभी अभी के टाइम में हम लोग 5 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग रन करते हैं। 5 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग इस तरीके की होती है। पहला मीटिंग हम करते हैं मुंबई चैप्टर, जिसमें टीएमएच मुंबई के डॉक्टर्स आते हैं एंड पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया आते हैं। सेकेंड हमारा जो मीटिंग होता है वो होता है यूपी बिहार चैप्टर का। यूपी बिहार चैप्टर में हम महामना कैंसर सेंटर से, वहां से डॉक्टर्स आते हैं एंड पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया कोई भी ज्वाइन कर सकता है। थर्ड मीटिंग होता है गुजरात का, जहां से अहमदाबाद से डॉक्टर्स आते हैं, पर पेशेंट्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपको कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप कोई भी जगह से ज्वाइन किए हैं फिर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड एक फोर्थ मीटिंग जिसमें आप अभी जुड़े हैं, ये होता है जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। जीरियाट्रिक मतलब एकदम सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जिनकी उम्र ज्यादा होता है, तो जो जो एजेड पेशेंट्स होते हैं, ये मीटिंग उनके लिए रखी जाती है। एंड
फाइनली अभी हमने लास्ट मंथ से ही नया शुरू किया है। वो है दिल्ली चैप्टर। दिल्ली चैप्टर में राजीव गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं एंड पेशेंट्स पूरे इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो जूम प्लेटफॉर्म पर ही रखते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंडली, मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि आपने पहले देखा है या आपने पहले कभी सर्च किया है इस बारे में या नहीं। तो दूसरा जो हम काम करते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स एक ऐसी चीज है अभी तक जिसमें बहुत सारे मिथ्याएं हैं। हम सभी को लगता है कि कई लोगों को जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम क्लिनिकल ट्रायल्स में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हमारे पास और कोई दूसरा ट्रीटमेंट बचा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स जो आपके बारे में सही समझते हैं वही आपको बताते हैं। जैसे मैं भी यहाँ बात करने आई हूँ, पर मैं भी एक लंग कैंसर पेशेंट ही हूँ। तो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करिए, तभी आपको डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो बेस्ट मिल सकता है। तो अभी जो मैं बात कर रही थी अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये हमारा वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं। इस पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में आईसीएमआर की वेबसाइट होती है जहां पर एक्चुअली आपको सारे क्लिनिकल ट्रायल्स मिल जाते हैं, पर वो आप और हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से हमारे एक पेशेंट है, केयर गिवर है, मोहम्मद रिजवान। उन्होंने अपना अपना टाइम निकाल के अपना क्या बताऊं, मतलब अपने उन्होंने एक्चुअली रिसर्च करना शुरू किया था अपने वाइफ के लिए, मगर उनको लगा कि हम इस पर भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो शीट काफी डिफिकल्ट थी। इसीलिए लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साइट पर अगर आप जाएंगे, एक सेकेंड ना, तो आपको ऐसा एक शीट मिल जाएगा जिसमें सर्च करना भी बहुत इजी है एंड आपको जो भी ट्रायल चाहिए उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि मेरी स्क्रीन दिख रही है इसमें। क्या ऐसे आप जूम कर सकते हैं थोड़ा? जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। हाँ, दिख रहा है सभी को अभी? और जी। थोड़ा करूँ? जी। तो इसमें आप देख सकते हैं काफी चीजें लिखी है कि कहाँ पर है ट्रायल्स, किस तरीके के पेशेंट्स को ट्रायल दिया जाएगा, किस मेडिसिन का दिया जाएगा। मैं ये सब पढ़ के मतलब ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इसमें से आप में से ही मैं भी आप जैसी हूँ, कई टर्म्स तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। बट आप इसमें से देख सकते हैं कि आपके पेशेंट को कौन सा ट्रायल चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेज 4 नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, आप ये सर्च करोगे तो आपको जो भी है ट्रायल्स यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। तो आप वहां पर जाके उसका आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप अपने पेशेंट को वहां पर एंट्री करा सकते हैं। तो ये इसमें हो का गया। इसमें कांटेक्ट नंबर है क्या जहाँ पे भी हो रहा है? अ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है आई गेस। वैसे ये जो है ना, इसमें अगर हम व्यू लिंक पे क्लिक करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर है व्यू, तो अगर हम ये व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन लिंक करके हमको उस ट्रायल्स के बारे में और डिटेल में बताता है एंड उसमें उसमें फोन नंबर्स, हॉस्पिटल्स, वो सब भी आता है। मैं होप करती हूँ कि ये खुल जाएगा। वो हो सकता है उनके हॉस्पिटल का पेज है इसलिए उनके करेक्ट। अपने सर्वर पे डिपेंड यस करता है, बट यस। देयर इज़ अ पॉइंट कि आप व्यू ऑप्शन में जाएं तो डिटेल आपको मिलेगा वहाँ पे। मिलेगा, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो क्योंकि अभी मैंने सुबह ही देखा था कि नहीं, मैडम ने पूछा था एक फेसबुक कमेंट में कि मैम क्लिनिकल ट्रायल्स का जो वेबिनार हो रहा है, पर मुझे पता ही नहीं है कि एक्टिव ट्रायल्स कहाँ शुरू है। और ये सिर्फ उनका कहानी नहीं है, ये इंडिया में 100 में से 90 लोगों की कहानी है। हमें पता ही नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है और ये कहाँ चल रही है।
तो इस वजह से ये एक सिंपल शीट है जो आप देख सकते हो। सेकंड जो मैं बताना चाहती हूँ वो है बडी प्रोग्राम। मुझे नहीं पता ये ग्रुप में बडी प्रोग्राम के बारे में कितना बात होता है, पर मैं प्रभात रंजन जी को रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो थोड़ी देर बात कर सके, क्योंकि वो हमारे वॉलेंटियर है, वो हमारे बडी सपोर्टर है। आपको आपका स्वागत है प्रभात रंजन जी। क्या आपको मेरी आवाज हाँ। आ रही है? हाँ बिल्कुल सुचि, बहुत बहुत धन्यवाद सुचि आपका, और अंबर आपका भी। आपने अभी तक जो बताया सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कैसे जागरूकता फैला सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और दूसरा, सुचि ने जिस तरह से क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताया, और यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। उनसे भी जानकारी आप ले सकते हैं कि कहाँ चल रहा है और हम उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, हम जा सकते हैं कि नहीं, अगर इंटरेस्टेड है तो। और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में सूची आपको अभी लंबे बताई। और दूसरा प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी, जैसे सूची ने बताया कि बड़ी प्रोग्राम हम लोग का लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत चलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन ने मुहैया करवाया है, जिससे कि हम जैसे केयर गिवर और पेशेंट्स के लिए जो कि किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा था आज तक कि वो किसी भी तरह से किसी की वो हेल्प कर सके अपने तरह लोगों का। तो ये लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी प्रोग्राम जैसे एक अच्छे प्रोग्राम को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लाया, और हम जैसे केयर गिवर और पेशेंट्स को ये मौका मुहैया करवाया कि हम अपने जैसे दूसरे लोगों को जो कि कैंसर के इलाज में नए नए आ रहे हैं, जिनको नए जानकारी हुई है कैंसर के बारे में और नए इलाज उनका डायग्नोस हुआ है, उनको हम लोग अपने अनुभव के आधार से, अब आधार पर उनको कुछ सहायता अपना प्रदान कर सके। यही एक बड़ी प्रोग्राम है। बड़ी प्रोग्राम का मुख्य उसका काम करने का ये तरीका है कि जैसे हम हुए केयर गिवर, पुराने केयर गिवर, सूची पुरानी सर्वाइवर है लंग कैंसर की। इसी तरह यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का भी, जिस तरह से सूची ने वेबसाइट आपको दिखाया, उस वेबसाइट में आपको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताया, उसी तरह उस वेबसाइट में ही आपको हमारे बड़ी प्रोग्राम से जुड़ने का एक लिंक उपलब्ध हो जाएगा। आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे आपको हमारे बड़ी प्रोग्राम का लिंक उस पे दिखेगा, जिसमें कि दो तरह के जो होते हैं, एक सर्वाइवर होते हैं जो कि अभी नए नए पेशेंट्स जो हैं, जो जिनका कैंसर जो डिटेक्ट हुए हैं, जिनका डिटेक्ट हुआ है, वो उनके लिए भी एक अलग वहाँ पे लिंक है, जिसके माध्यम से वो आप बड़ी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उनको अपनी हेल्प जो है, जैसे कि अभी सूची स्क्रीन पे सबको दिखा भी रही है कि उसमें किस तरह से, मतलब और दूसरा एक उसमें लिंक है जिसमें कि हम जैसे पुराने केयर गिवर और या पेशेंट्स हैं, जिनको कि साल 2 साल 1.5 साल 5 साल का अनुभव हो चुका है कि मतलब अपने इलाज के दौरान ही या पेशेंट्स के रूप में या केयर गिवर्स के रूप में, तो वो जुड़ते हैं। तो जो नए पेशेंट्स हैं, जिनको ये रास्ता नया नया अभी इस रास्ते पे चढ़े हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती है, जैसे कि हम लोग ही थे। तो हम लोग जब नए नए इस रास्ते पे आए थे, इस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया था, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे कि हम लोग को, मतलब जो छोटी छोटी जो बातें होती थी जिससे डॉक्टर से हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, डॉक्टर को नहीं बता सकते थे या पूछ सकते थे, वो बताने के लिए हम लोगों को नहीं था। लेकिन थैंक्स फॉर लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन, जो कि बड़ी प्रोग्राम के रूप में हम लोगों को उपलब्ध करवाया है, जिससे कि ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि हम डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, लेकिन एक बड़ी, जैसे कि एक नए पेशेंट्स जो है सर्वाइवर हैं, उनको जो पुराने पेशेंट से हम लोग जोड़ते हैं बड़ी प्रोग्राम के थ्रू, तो वो छोटे छोटे सवाल जो है उनके मन में जो उत्पन्न होते हैं, वो अपने बॉडी से वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो भी रिक्वेस्ट आया नए पेशेंट्स के लिए का कि हमें एक बॉडी ऐसा चाहिए जो कि हमें हर एक अपने इस रास्ते पे चलने के लिए जो छोटी छोटी कठिनाइयां हैं उनको किस तरह से हम पार करें, या वो अपने अनुभव, या जो वो भी इस रास्ते पे चले हैं
तो वो भी इस कठिनाई से जुड़े होंगे या उनको भी वो कठिनाई फेस करना पड़ा होगा। तो वो हम लोग से वो मतलब अपनी जो छोटे छोटे सवाल हैं वो हम लोग से पूछते हैं, और अपने अनुभव के आधार पे हम लोग जो है वो उनको बताते हैं। सिर्फ डॉक्टरी मशवरा हम लोग नहीं देते हैं जो कि डॉक्टर्स का है, लेकिन बाद बाकी जितने भी हैं, जैसे कि अब बिहार से मैं का रहने वाला हूँ, मैं बम्बई गया था, तो मुझे वहाँ बम्बई का कुछ नहीं जानकारी था। लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई ये बताने वाला नहीं था। लेकिन आज बिहार से कोई भी अगर जाता है और लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के थ्रू, अगर वो बॉडी प्रोग्राम के थ्रू वो हमारे हमसे संपर्क होता है उनको, तो उनको वो छोटे छोटे चीजें कठिनाइयां जो है, जैसे कि रहने की वहाँ पे कैसे रहा जा सकता है, वहाँ पे खाने का क्या व्यवस्था हो सकती है, या फिर और मतलब किस तरह से फाइनेंशियल मदद हमको मिला अपने समय में, उनको भी किस तरह से मिल सकता है। ये सब छोटी छोटी, और कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था, हम लोग क्या करें इस पे। तो यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, और जब उनको एक लगता है कि एक कोई हमारे पीछे है, हमें समझाने वाला, हमारा ढाढ़स बंधाने वाला कोई है, तो उनको भी थोड़ा सा हिम्मत होता है। और इस लड़ाई में जो है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत कठिन भी है और बहुत लंबा भी लड़ाई है, तो इसमें अगर कोई साथ अगर चलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी अंदर से ताकत मिलती है कि कोई है मेरे पीछे जो हमको सहारा देने के लिए है। यही एक इमोशनल एक इसमें आप इसको टच कर सकते हैं कि इमोशनली भी वो आपसे जुड़ता है, उनको एक मजबूती प्रदान होती है, और इस लंबी और जुझारू ये जो है आपका लड़ने का जो समय है, उसको हम लोग एक साथ मिलके एक साथ में मिलके जो है उसको हम लोग करते हैं। यही बड़ी प्रोग्राम है। तो हम तो सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बड़ी प्रोग्राम में जो भी पुराने हमारे साथी हैं वो तो जरूर से जरूर जुड़े, और कोशिश करें कि जितने भी हमारे पुराने साथ मतलब हमारे नए, अगर हमारे आपके जानकारी में भी कोई लंग कनेक्ट या लंग कैंसर का पेशेंट्स है, मरीज है, वो टाटा से रहे या टाटा से नहीं भी रहे, उसको भी हम लोग इस बड़ी प्रोग्राम के बारे में बताएं, लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के बारे में बताएं। उनको भी अभी जैसे कि मैं आपको मैं बताऊं, कुछ दिन पहले ही वो टाटा के पेशेंट नहीं है, यहाँ पटना में ही वो इलाज करवा रहे हैं, लंग के पेशेंट्स हैं उनको। लेकिन हमने कहा कि आप उनको मैंने वेबसाइट दिखाया, लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का बड़ी प्रोग्राम के बारे में समझाया, और हम लोगों की जो 5 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है उसके बारे में बताया, कि अगर आप हॉस्पिटल से दूर हैं तो वो किस तरह से सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के द्वारा जो है अपने जो तत्कालिक समस्या उत्पन्न हुई है उसको किस तरह से डॉक्टरी सलाह से मशवरा से उसको हम दूर कर सकते हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े एट ए टाइम। तो ये हमारा लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का एक बहुत बृहद रूप से जो हम लोग ये कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब तो जब मैं जुड़ा जुड़ा था तो लग रहा था कि बहुत कम बॉडी हमको मिल रहा है, लेकिन आज के डेट में करीब करीब वीकली जो है एक बॉडी से मुझे जोड़ा जा रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही की बात मैं सूची बताऊं कि बनारसी में इलाज कर रहे थे, उनको कुछ फाइनेंशियल वहीं पे यूपी के ही हैं, और सबसे बड़ी मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फाइनेंशियल, कि वो उनको सरकारी अनुदान भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अपने ही मीटिंग में बहुत सारा पिछले मीटिंग में ही हम लोग ने एक डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल उसमें बहुत सारा ऐसा है सरकारी नौकरी वाले के लिए भी जो फाइनेंशियल हम लोग किस तरह से उसका ये करते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो जो यूट्यूब पे है उसे भी देख के समझा जा सकता है। तो हम लोग यूट्यूब पे जो हमारा पुराने प्रीवियस वीडियो वगैरह है उसको भी देखना और उसको भी समझना, और उससे भी बहुत सारी समस्याओं का निदान जो होता है हो जाता है। इसलिए हम सभी से ये भी आग्रह करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियोस को आप लोग जाके देखिए। हेलो। उसमें बहुत सारे ऐसे समस्याएं आपकी जो है जो अभी में है वर्तमान में, उसका वहाँ समाधान बताया गया है डॉक्टरों के थ्रू, डॉक्टरों के द्वारा। तो यही सब है हम लोग का। और बड़ी प्रोग्राम
से तो फिर एक बार मैं अपील करूंगा कि सब जुड़िए और अपने जानने वाले को जो कि इस रास्ते पे चल रहे हैं अभी नए नए, उनको भी जोड़िए, उनको भी इस चीज के बारे में बताइए। और मेरा तो मानना है कि माउथ पब्लिसिटी जो है सबसे कारगर पब्लिसिटी आज के डेट में भी है। तो हम लोग जितने लोगों से वन कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के बारे में चर्चा एक करेंगे, सेकंड रखने। प्रभात जी एक सेकंड। रवि रवि प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ये टॉक के बाद पूछ सकते हैं। वो मैम एक क्वेश्चन है। जी जी, तो आप चैट बॉक्स में कृपया आपका क्वेश्चन डाल दीजिए, हम सर से आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दिलवा देंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस प्रभात। थैंक यू। तो यही सब था कि हम लोग जितने लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, जितने हम लोग बड़ी प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, तो अपने साथ साथ दूसरों की भी हम लोग मदद कर पाएंगे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, यहाँ पे जितने भी आदमी हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी मित्र यहाँ पे हैं, सभी किसी न किसी हॉस्पिटल से केयर गिवर है, पेशेंट्स हैं, किसी न किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। जब भी आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पे जहाँ आप जाएंगे तो वो लंग्स कैंसर का डिपार्टमेंट होगा। तो आपकी भी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आपसे मिलते हैं या आप देखते हैं, उनको लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के बारे में बताएं, बड़ी प्रोग्राम के बारे में बताएं, वेबसाइट के बारे में बताएं। और उनको नहीं हो तो उनके मोबाइल से या अपने मोबाइल से हमें अपना वेबसाइट या बड़ी प्रोग्राम का या यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है वो खोल के उनको दिखाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप बड़ी प्रोग्राम से और लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन से जुड़िए, आपको फायदा होगा। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। जी जी सुची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर सबका भी एक बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभात जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सही और सिंपल तरीके से हमारे बड़ी प्रोग्राम के बारे में बताया। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात बाद में भी कर सकते हैं, पर डॉक्टर साहब आ गए हैं तो मैं उनका टाइम बिल्कुल भी मैं वैल्यू करूंगी। सर, हेलो अरविंद सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। यस। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। यस, जी हेलो, हाय। या सर, आज क्वेश्चन है रेखा रानी का। माय मदर, एक सेकेंड, कितनी का माइक शुरू है? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना माइक प्लीज बंद रखिए, क्योंकि फिर आवाज नहीं आता, आपका ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन है रेखा रानी जी का। माय मदर रेखा रानी हैज had pancreatic surgery at 24th March after completing 8th chemotherapy. After surgery, she took her 9th chemotherapy at 9th May, but her food intake is very less. Vomiting and nausea is very common. She lost almost 5 kgs in last 3 weeks. How to improve her health condition and increase her food intake? तो ऐसा सिचुएशन है, बेसिकली आप जाके डॉक्टर से मिलो, आप जहाँ पे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो कि उल्टी, नौजिया, वॉमिटिंग क्यों हो रहा है। उसके लिए पेशेंट को देखना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्यों हो रहा है वो सिम्टम्स। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। जी जी ओके। सो अरविंद सर, मैं कुछ इन जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं खुद एक लंग कैंसर पेशेंट हूँ, तो आपको मतलब मुझे देख के जैसे समझ रहा होगा कि मैं एक यंग पेशेंट हूँ एंड ये मीटिंग ओल्डर पेशेंट्स के लिए है। तो सर, ये यंग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एंड ओल्डर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस पाया जाता है? वैसे तो ट्रीटमेंट पेशेंट के डिजीज और स्टेज के ऊपर होता है, एज के ऊपर नहीं होता है। बट यंग पेशेंट, ये देखा जाता है कि लंग कैंसर में उनमें ड्राइवर म्यूटेशन मिलता है, जैसे EGFR म्यूटेशन, ALK फ्यूजन, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर म्यूटेशन मिलते हैं, जो एक तरीके से अच्छा है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास टैबलेट्स है वो म्यूटेशन के लिए, और ऐसे पेशेंट के बीमारी का आउटकम भी बेटर होता है, उनका लाइफ लंबा होता है और क्योर भी पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात, यंग पेशेंट्स क्योंकि वो यंग होते हैं, फिट होते हैं, ज्यादा दूसरे बीमारी नहीं होते उनको, उनको कीमोथेरेपी फुल डोज या अच्छे डोज में देना इजी होता है, साइड इफेक्ट कम होते हैं ट्रीटमेंट में। लेकिन इसके अलावा ट्रीटमेंट अप्रोच सेम है, वो एज के उम्र के ऊपर निर्भर नहीं है।
जी सर, थैंक यू। आई थिंक रवि जी बहुत देर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी रवि जी बोलिए। मैडम, वो जो रेडिएशन देके 1 महीना हो गया, तो जी पेशेंट के जो जिधर जिधर जो एक मिनट रवि, रेडिएशन आप चालू थे, बाद में क्वेश्चन करिएगा, या तो आप लिखिए या बाद में करिएगा। सो जिष्णुका, यू कैन आस्क योर द सेकंड क्वेश्चन। ओके तो श्योर। वो मुंह के जो छाले है, तो अभी तक जी आपने रेडिएशन लिया है पर मुंह में छाले आ गए हैं, तो आप इसका सोल्यूशन पूछ रहे हैं, राइट? ओके। अरविंद सर, इनके पेशेंट ने रेडिएशन लिया है और इनके मुंह में छाले आ गए हैं, तो सर ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? नहीं, जस्ट टू शो, जो आपके डॉक्टर है उनसे जाके मिलो, या तो टाटा में या घर के पास जो है, पेशेंट को देखने के बाद ही उसका इलाज हो सकता है। ओके। जी अभी जी। सर, मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट फैक्टर्स शुड फैमिलीज कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर ओल्डर पेशेंट्स? तो ओल्ड एज में कैसा है, बेसिकली पेशेंट को कैंसर के साथ दूसरे बीमारियां काफी होते हैं, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। तो ये अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना है कि ये बीमारी है और उसके लिए ये दवा चालू है, क्योंकि जो बीमारी है उसके हिसाब से कैंसर ट्रीटमेंट को कभी कभी बदलना पड़ता है, या कुछ कुछ ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाते। इसके साथ साथ पेशेंट का सोशल और फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखना ज़रूरी है, कि अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट का देखभाल करने के लिए रोज़ कोई है क्या घर पे, कोई रिलेटिव, पेशेंट हॉस्पिटल से कितना दूर रहता है, अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वो हॉस्पिटल पहुंच सकता है कि नहीं, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा कैसे होने वाला है, कोई इंश्योरेंस है या फिर घर में से कोई रिलेटिव उसका मदद करने वाला है कि नहीं। तो बीमारी से रिलेटेड और बीमारी से नॉन रिलेटेड ये सब फैक्टर देखना पड़ता है जब ओल्ड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी सर। सर माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जैसे हम लोगों ने जैसे हम जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमें पैलिएटिव केयर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं बोलूंगी, पर थोड़ा सा नॉलेज है। तो आपको क्यों लगता है कि पैलिएटिव केयर जीरियाट्रिक केयर के साथ जोड़ा जाना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए पेशेंट्स को? हाँ, पैलिएटिव केयर बहुत जरूरी है। पैलिएटिव मतलब केयर, सिंपल आसान शब्द में बताएंगे तो सपोर्टिव केयर या एंड ऑफ लाइफ केयर जो बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट अगर स्टेज 4 कैंसर में डायग्नोज होता है, तो शुरुआत से ही उसको पैलिएटिव केयर के टीम के साथ जुड़े रहना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जब सारे ट्रीटमेंट खत्म हो जाते हैं आखिरी दिन में हम भेजते हैं, ये सही अप्रोच नहीं है। पहले दिन से पैलिएटिव केयर के टीम के साथ जुड़े रहना है, ताकि पहले दिन से अंदाजा रहे कि बीमारी एडवांस स्टेज में है, लाइफ लिमिटेड है, और इसके लिए लाइफ में क्या क्या तैयारी करना है वो शुरुआत से हो सके। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पैलिएटिव केयर में वो देखे जाते हैं, जैसे दर्द, पेन का इलाज कैसे करना है, पेशेंट के इमोशनल जो नीड्स है, उनको जो घबराहट होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो उनके दिमाग में फियर्स होते हैं, तो ये इमोशनल और सोशल चीजों का भी देखभाल हो जाता है पैलिएटिव केयर में। तो स्पेशली जो ओल्ड पेशेंट है, जीरियाट्रिक पेशेंट में ये पहले दिन से ही करना बहुत जरूरी होता है। जी सर, थैंक यू। सुची जी, यस। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, प्लीज। जी अरविंद सर, अगर अगर कोई पेशेंट अगर कहता है कि सर मैं हम घर बार बेच के लगा देंगे, आप बस पेशेंट बचा लो, ऐसा तो इस बारे में आपका क्या राय है, क्या सुझाव क्या रहेगा? इस किस तरीके से इस तो चीज को रखना चाहिए? तो हम उनको बोलते हैं प्लीज घर बार या जमीन बेचने का जरूरत नहीं है। तो अगर पेशेंट जवान उम्र है या फिर उसका बीमारी अर्ली स्टेज में है जो क्योर हो सकता है, पूरा ठीक हो सकता है, तो इस स्थिति में हॉस्पिटल, एनजीओ, सोशल वर्कर के मदद से पूरा ट्रीटमेंट का पैसा मिल जाता है क्यूरेटिव पेशेंट को, और जवान पेशेंट को कहीं ना कहीं से फंड पूरे ट्रीटमेंट का मिल जाता है। और अगर पेशेंट का बीमारी एडवांस स्टेज में है जो क्योर नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम एडवाइस करते हैं कि घर बार बेचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी पूरा ठीक होगा नहीं। तो जितना पॉसिबल है, जितना फाइनेंशियल मदद और खुद से पॉसिबल है उतना ट्रीटमेंट कर देना चाहिए हमको। जी सर। सर, और एक सवाल है मेरा कि अगर इनके आप अगर आप 5 साल पहले देखा जाए, जो सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल आता था, और अभी के सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल आता था कैंसर के बारे में, आपने कुछ बदलाव देखा है, शिफ्ट देखा है, पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है?
तो कुछ कुछ चीजें अच्छे हैं, जैसे पेशेंट को अवेयरनेस क्या लेना है, जैसे वो बोलते हैं स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल शराब पीना नहीं है, ये सब चीजें में आई थिंक अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि सोशल मीडिया पूरा 100% तक सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत कभी कभी कॉमन मैन एडवाइस देते हैं, डॉक्टर्स नहीं देते। तो सोशल मीडिया में जो भी हमको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको बराबर से चेक करना चाहिए कि ये सच में सही है या नहीं, और अगर डाउट है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर से पूछना चाहिए। जी 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 जी, थैंक यू जी सर। सर। अरविंद सर, जैसे आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड अंबर श्रीवास्तव, अंबर जी आप कम्युनिकेशन में इतने सालों से काम कर रहे हो, तो मैं दोनों को एक कॉमन क्वेश्चन मतलब पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अभी जैसे एआई का जमाना है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एआई कितना हेल्प कर सकता है इन डायग्नोजिंग कैंसर अर्ली? आई थिंक ये तो अभी बहुत अर्ली है, इट इज़ वेरी अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उतना डेटा, उतना रिसर्च हमारे पास नहीं है। तो आई डेफिनेटली एआई हेल्प कर सकता है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कुछ अगर हमको कैलकुलेट करना है, या कोई किसी चीज़ का लिस्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। बट यदि ये डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, ये अभी बता नहीं सकते। उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा, ट्रायल्स करने पड़ेंगे। ट्रायल एक बहुत ही कंट्रोल्ड और स्ट्रिक्ट मैनर में होगा। ट्रायल्स में अगर इसका फायदा साबित हुआ तो ही ये आगे कैंसर केयर में यूज़ कर सकता है। अभी तक तो सिर्फ जनरल पर्पस और इंफॉर्मेशन के लिए हम वो यूज कर सकते हैं। जी जी। अ, सोचिए, एक सवाल मेरा है, मैं लूँ क्या? अरविंद सर से है आपका सवाल? अरविंद सर से। जी जी, प्लीज गो आ, जी। अरविंद सर, जैसा कि अभी कैंसर का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं, बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें इलाज का जो है प्रतिशत भी बढ़ गया है। यस, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी, कुछ कुछ जगह तो भारत सरकार ने नोटिफाइड किया हुआ है इस डिजीज को, लेकिन केंद्र सरकार डिजीज को नोटिफाई नहीं किया हुआ है। तो मतलब अगर ये अधिसूचित किया जाए इस बीमारी को, तो क्या लाभ मिल सकता है सरकार के लेवल पर भी और पेशेंट के लिए, मरीज के लिए? डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। जो भी केस है कैंसर को, वो नोट होना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्री में वो नाम आना चाहिए कि ये केस आया है हमारे पास। क्योंकि इससे ही हमको मालूम पड़ेगा कि कितना वो कैंसर का बर्डन है, कितने पेशेंट है एक साल में, और उसके कितने उसका ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो इसके हिसाब से हम आगे अपना रिसोर्सेज, अपने हॉस्पिटल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली हर एक कैंसर केस का रिपोर्ट होके नोट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का हेल्थ केयर प्लानिंग उसके ऊपर निर्भर है। जी जी अरविंद सर। सो अरविंद सर, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती टाइम निकाल कर आए हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं अंबर जी के पास आना चाहती हूँ। अंबर जी, वही पुराना क्वेश्चन जो मैंने अरविंद सर को भी पूछा था, अबाउट हाउ एआई कैन हेल्प इन हेल्थ केयर। हाँ, एग्जैक्टली। डॉक्टर ने बहुत मतलब समअप किया ही वो, और वो सारे चीज़ों पे ही वो फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि एआई, हाउ इट इज़ गोना हेल्प अस अभी तो। और ऐसा नहीं है कि अभी वो हेल्प नहीं कर रहा है, कम से कम देखो, कोई भी चीज़ है वो मेडिकल के लेवल पे तो बहुत रिफाइन होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे तो अलग प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे तो लोगों की लाइफ स्टेक पे है। लेकिन अवेयरनेस और या दूसरे टेक्निकल चीज़ों में जब हम इसे यूज़ करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं कि एआई कैसे हेल्प कर सकता है। तो हम, और ये पक्का है कि एआई हेल्प करेगा, ये तो डेफिनेटली। क्योंकि आपको एक स्टेज, अगर अर्ली स्टेज पे भी अगर मानो आप कि जैसे अभी हम कम्युनिकेशन के लिए देख रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में देख रहे हैं, तो वो कैलकुलेटर वाला बात है ना कि आप लोग, ये आशंका जताई जाती है कि अरे कैलकुलेटर या कंप्यूटर आने के बाद बच्चों का जो थिंकिंग ये है वो थोड़ा घट जाएगा, वो गुणा भाग नहीं कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये भी होती है कि वो अपना जो एनर्जी है वो कहीं और लगा पाते हैं, एक स्टेज के ऊपर।
तो हम लोग भी अवेयरनेस में, हमारे लिए कितना आसान हुआ है ये चीज़ें कि हम बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हैं एआई के माध्यम से। और जेमिनी, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, कोपायलट यूज़ कर रहे हैं, या कोई लिंग्विस्टिक को यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वीडियो क्रिएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारा टाइम इन, अभी तो इस स्टेज पे वो हमारा टाइम सेव कर रहा है, सो दैट वी कैन थिंक मोर कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ड्रॉबैक के बात पहले की जाए। अभी पॉजिटिव बात करते हैं, वो हमें हेल्प करेगा एआई किसी न किसी तरीके से, और कर रहा है। जी जी। सो आज हम अपना मीटिंग अभी बस थोड़ी देर में बंद लाइक खत्म ही करेंगे, बट जब तक सर है, अरविंद सर, अगर आप में से किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप लेट मी चैट बॉक्स में। आस्क वन क्वेश्चन सर, क्योंकि यस यस। जेरियाट्रिक का है मीटिंग, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एज अ पेशेंट के लेवल पे ही, इफ़ यू आर एजेड पर्सन और सीनियर सिटीजन, दो चीज़ें अगर आप मतलब इंक्लूड भी कर सकते हैं कि खुद पेशेंट को, क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं, यूथ टाइम से गुजरा है और गुजर चुका है, तो उसको दोनों चीज़ों का अनुभव भी है, तो उन्हें खुद पेशेंट किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपने एज के मद्देनज़र। और दूसरा, अगर आप ये करें कि एक केयर गिवर गिविंग योर केयर टू अ यंगर पेशेंट एंड गिविंग योर केयर टू अ सीनियर सिटीजन, उसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बीइंग अ केयर गिवर एंड एज ए सीनियर पेशेंट हमको क्या ध्यान रखनी चाहिए? भी एज अ पेशेंट, वो जैसे आपने बोला कि सीनियर सिटीजन यूथ और मिडिल एज से गुजर चुके हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आई थिंक वो पेशेंट होके भी कभी कभी ऐसे होता है कि वो दे आर एबल टू एक्सेप्ट सिचुएशन, अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों से बेटर वो डील कर पाते हैं। अगर हम टर्मिनल डायग्नोसिस भी देते हैं उनको, तो वो उतने अफेक्ट नहीं होते हैं, वो दे आर एबल टू डील विद इट, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं, जितना कर सकता हूँ मैं ट्रीटमेंट करूंगा। बट एज अ केयर गिवर अगर आप बोल रहे हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखने हैं उनको, कि ओल्ड पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट देते हैं, एक तो साइड इफेक्ट्स होने की संभावना ज़्यादा है। उनको कीमो देते हैं तो फीवर और इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है। कि ऑर्गन्स पे प्रभाव आता है, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज। तो हमको रिलेटिव्स को थोड़ा साइड इफेक्ट्स के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, दे हैव टू बी मोर अवेयर। और दे हैव टू नो कि शायद जो यंग पेशेंट ये ट्रीटमेंट सहन करे, ओल्ड पेशेंट उतना कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट सहन नहीं कर पाएगा। और जब पेशेंट ओल्ड एज में है, कभी कभी उनके भी होप्स और उनके आशाएं अलग होते हैं। जैसे अगर यंग एज में फॉर एग्जांपल कैंसर होता है, तो आउटलुक ये है कि कुछ भी करो, स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देके भी पूरा ठीक करना है। लेकिन ओल्ड एज में कुछ कुछ लोगों का ये व्यू पॉइंट होता है कि नहीं, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे इतना ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जिससे इतने खराब साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जितना मेरा सिम्टम्स कंट्रोल कर किया जा सकता है, मैं वो करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हर पेशेंट का पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, वो चाहता क्या है लाइफ से, वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ हम डॉक्टर को थैंक्स बोल सकते हैं, अभी रैप अप कर दो आप, अगर कोई पेशेंट आके कुछ अपना स्टोरी वगैरह बोलना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज यू जी। कैन रैप अप। एक लास्ट थैंक क्वेश्चन यू। अरविंद जी, अरविंद सर, सर या भोपाल जी का एक लास्ट क्वेश्चन। पेशेंट अनीता भारती करंटली ऑन एलेक्टेनिब 600 mg BD, पेशेंट को कभी कभी चक्कर आ रहा है, प्लीज एडवाइस क्या करना चाहिए? तो बेसिकली डॉक्टर को विजिट करना है। कभी कभी एलेक्टिनिब से हार्ट रिदम में प्रॉब्लम आता है, बहुत कम पेशेंट में होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है और सीरियस हो सकता है। तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, और ईसीजी टेस्ट भी शायद वो तुरंत एडवाइस करेंगे। और शायद ब्लड के खून टेस्ट भी करके देखना पड़ेगा कि ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कम या ज्यादा नहीं हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली खुद से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच सर ओके। फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। जी सर, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा चीज दिखा के ये मीटिंग खत्म करना चाहूंगी। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको काफी लोगों के पेशेंट वीडियोस ऐसे दिखेंगे।
तो आप भी उनमें से एक पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि यही वीडियोस लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। जैसे अंबर जी ने शुरू में बताया, अगर किसी को खांसी है तो कोई दूसरा इंसान बोलता है कि मेरे बेटे को भी खांसी हुई थी, तो वो सुन के ऐसा लगता है कि हम अकेले ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग को ऐसा हो रहा है, मौसम ऐसा है। तो आप लोग प्लीज अपना स्टोरी शेयर करिए हमारे साथ, ताकि हम आपका एक वीडियो ऐसा बना के डाल सके, ताकि लोग आपका भी लोग कहानी सुन के मोटिवेट हो एंड आगे आए हमारे साथ चीजें वॉलंटियर करने में या काम करने में। क्योंकि ऐसा है कि हम में से सभी लोग पेशेंट्स या केयर गिवर्स ही है। कोई भी ऐसा बहुत प्रोफेशनल नहीं है, हमको भी आपसे बहुत ज्यादा नहीं आता है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है इस वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को, कोई भी अगर आपकी कहानी कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक आप आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपना माइक शुरू करके बोल सकते हैं। एंड अगर नहीं बोलना है तो भी कोई बात नहीं, हम सोशल मीडिया के लिए एक छोटा सा फोटो क्लिक कर लेते हैं हमेशा। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोगों को हो सके तो प्लीज अपना कैमरा शुरू करिए, ताकि हम एक फोटो ले सके। जी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हो सके तो अपना कैमरा ऑन करिए। अभी तक सिर्फ 10 ही कैमरा ऑन हुए हैं और हमारे पास 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसे नाम बोलना अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना कैमरा 2 मिनट के लिए ऑन करिए। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। जी, थैंक यू सो मच आप सभी को इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। एंड हमारी अगली मीटिंग लास्ट फ्राइडे 4 बजे गुजरात की मीटिंग है। तो अगर आप में से कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन आज अनरिजॉल्व रह गया होगा तो प्लीज, एंड यही हमारा नेक्स्ट मीटिंग लास्ट फ्राइडे को है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज जुड़ने के लिए। आज की मीटिंग यही तक। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके दिन अच्छे रहे। थैंक यू सो मच।